हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज़ में हम पूरा कर चुके हैं हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी को, और हमने शुरू कर दिया है हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी को। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जो कि हमें बताया कि भाई हम शुरू करते हैं। तब हमने 7th क्लास में भी देखा, 6th क्लास में। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। हम उसमें ये देखते हैं कि हम इस क्लास में मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं। और जैसे मिडाइवल हिस्ट्री है 7th क्लास में, तो उसके बारे में होगा। 8th क्लास में देखा हमने, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, तो हम उसमें ये बताया कि भाई हम मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे 19वीं सदी के आसपास, जैसे जितना भी अपना आधुनिक काल है उस हिसाब से। और उसमें हमने ये देखा कि भाई इतिहास सिर्फ डेट्स नहीं है, ये सभी चीज़ें हमने उसमें देखी। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, जो है कि चैप्टर का नाम हम देखेंगे, उससे ही हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी अपनी सत्ता स्थापित करती है। देखो क्लियर हो गया ना। पूरा क्लियर चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई अंग्रेज जो होते हैं वो हमारे यहाँ एक व्यापारिक कंपनी की तरह आते हैं, और किस तरीके से वो अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लेते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो एकदम से झपटा मार के तो नहीं ले लिया, धीरे धीरे वो उन्होंने चीज़ों को अपने अंडर में लिया। तो वो सभी हम देखने वाले हैं। तो यही हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम, मुगलों का अंत होता है। तो अंतिम मुगल शासक कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे औरंगजेब। अंतिम नहीं कैसे कह सकेंगे, इनको अंतिम शक्तिशाली कहेंगे, है ना, औरंगजेब। थोड़े बहुत खास जो शासक हैं उनको ही हम औरंगजेब होते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। अब इनकी मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे शासक होते हैं, जो इनके अंडर में भी होते हैं, जो अलग जैसे हिंदू शासक भी होते हैं वो होते हैं, तो वो अपनी रियासतें स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अपना अलग शासन वो स्वतंत्र अपनी रियासत कायम कर लेते हैं। तो इस तरीके से सब छोटे छोटे हो जाते हैं। और फिर 18वीं सदी में कौन आ जाते हैं? अंग्रेज यहाँ पूरी तरह अपना शासन वो करने लग जाते हैं। तो अंग्रेज तो हमारे यहाँ सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी की तरह आए थे। व्यापार, प्रश्न ये उठता है कि भाई इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ। तो शुरू ऐसे होता है कि भाई ये आते हैं। आते कब है ये? तो ये आते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ये एक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं अपनी महारानी से। आते कौन है, किस नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक कंपनी होती है जो आ जाएगी हमारे यहाँ व्यापार के नाम पर, और बहुत ज़्यादा जैसे कम दामों में खरीदना बेचना, और फिर धीरे धीरे अधिकार टाइप ये लोग करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये कंपनी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन की ये जो कंपनी है वो एकाधिकार प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से। महारानी, वहाँ की रानी होती है, क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा ना, वैसे ये महारानी है उसके जैसे ही वहाँ की एलिजाबेथ। कौन? एलिजाबेथ। तो इससे ये क्या प्राप्त करते हैं? एकाधिकार। कैसा एकाधिकार? व्यापार का भारत में। तो यूरोप का एक देश है ब्रिटेन, तो वहाँ से इसने ये एकाधिकार प्राप्त किया कि भाई जो भारत में व्यापार करेगी ये कंपनी, तो इसके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये इसलिए कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसा एकाधिकार इसने प्राप्त कर लिया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से, और ये अपना व्यापार सबसे पहले पूर्व से शुरू करती है। ठीक है ना, कहाँ से शुरू करती है वो भी बाद में देखेंगे। तो ये लोग अपना यहाँ से, इनका काम क्या था? भारतीय
मसालों को, भारतीय मसालों, सूती कपड़े, रेशम, लौंग इलायची ले लो मसाले में, है ना ज़्यादा, इनको कम दाम में खरीदना और ब्रिटेन में उच्च दाम में बेचना, ये इनका काम चल रहा था। तो इनका कंपनी अच्छे से ये कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा पा रही थी। उसका कारण था कि प्रतिस्पर्धा में कोई और कंपनी नहीं थी, एक ही चीज़ उसको खरीदनी है, भारतीयों को उसको बेचना है, तो जो वो प्राइस होगी वही रहेगी। इफ़ बहुत सारे लोग हो तो वो प्राइस बढ़ा भी देगी, भाई तुम नहीं लोगे तो तुम ले लोगे, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं था, कोई होड़ नहीं थी, तो जिस दाम में ये लोग खरीदेंगे नॉर्मल दाम में भी खरीद पा रहे थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें जा रही थी। लेकिन अब उसने एकाधिकार प्राप्त किया, वो ब्रिटेन से कोई व्यापारिक कंपनी नहीं आएगी। लेकिन यूरोप इतना बड़ा महाद्वीप है तो दूसरे देश भी यहाँ आ सकते हैं। हमें बताया कि यहाँ 1498 में ही कौन आ गए थे, पुर्तगाली। वास्को डी गामा का नाम सुना है ना, उसको पता था भी यहाँ भारत है, तो पुर्तगाली यहाँ आ चुके थे। तो ये लोग यहाँ आ गए भारत में लौंग इलायची लेने के लिए। तो अब क्या होगा, अब कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच में। तो क्या होता था, जैसे ये अपना भारत है तो क्या होता था, जैसे ये आ रहे हैं अंग्रेज इधर से, ऐसे आएंगे ये, इनको जाना कहाँ है, सबसे पहले ये बंगाल जाएंगे। बंगाल सबसे पहले क्यों गए, वो भी रीज़न है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये इनके जहाज यहाँ हिंद महासागर पार करके केप ऑफ गुड यहाँ बंगाल पहुँचते, जब तक इधर कौन आ गए, पुर्तगाली कहाँ आ गए, गोवा में, ठीक है ना। गोवा में कौन आ गए, पुर्तगाली। यहाँ कौन है, अंग्रेज। तो अब क्या हो रहा कि कंपटीशन में ये लोग आ गए, तो जैसे जो मसाले 100 रुपये में मिल रहे हैं तो ये 100 में खरीदेंगे, इनको खरीदने हैं वो, तो वो उन्हें बोलेंगे कि मैं तुम्हें 100 नहीं 150 दूंगा, मुझे दे दो। तो इस तरीके से दाम बढ़ने लगा, फिर इसको भी लेना ही है तो वो ज़्यादा भाव बताएगा। तो इस तरीके से भारतीय मसालों का जो दाम था वो बढ़ने लग गया, दाम बढ़ने लग गया, और इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लग गई। क्या होने लग गई, प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा होने लग गई तो ऐसा था कि भाई लड़ाई टाइप भी होता था, राजनीति टाइप होने लग गया, मतलब इनके जो जहाज थे उनको डुबो दिया जाता था आपस में, झगड़े जैसा ऐसा भी हो रहा था यहाँ पर। तो इस तरीके से भारतीय जो मसाले थे उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और यहाँ पे व्यापार में राजनीति शामिल हो गई। और अब सोचो इतना कुछ हो रहा है तो वहाँ उन प्लेसेस के जो शासक है वो नहीं इफेक्ट होंगे क्या, उन शासकों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो ये तो देखा हमने कि भाई कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली यहाँ आती है, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा में वहाँ से तो एकाधिकार ले लिया, लेकिन इधर से पुर्तगाली भाई साहब भी आ जाते हैं और वो प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। अब बात आती है बंगाल से, ये शुरू करती है, बंगाल में आ गए तो हमारा पहला यही होता है कि भाई ये अपना व्यापार बंगाल से शुरू करते हैं। उसका कारण भी है, वो भी हम देखेंगे कि भाई कंपनी, अपने बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है, कंपनी बंगाल से अपना व्यापार शुरू करती है। कंपनी बंगाल से अपना व्यापार शुरू करती है। अब क्या होता है कि बंगाल से क्यों, तो इसका बड़ा रीज़न है कि बंगाल एक उपजाऊ जगह था, ज़मीन, और दूसरा कारण ये कि ये मुगलों से
डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, लाइक इनको ये लोग फरमान भी ले लेंगे उनसे शुल्क मुक्त व्यापार के, और डायरेक्ट कनेक्ट कर सके उनसे। इस वजह से ये अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, पहली फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, हुगली नदी के किनारे, बंगाल। यहाँ स्थापित करते हैं। कब करते हैं ये, तो इसका समय काल है 1651, ठीक है। और यहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फैक्टर, ठीक है। और फिर यहाँ आने के बाद कंपनी क्या करती है, 3 गांवों की जमींदारी ले लेती है। अब उन 3 गांवों के नाम नहीं दिए गए, सिर्फ एक गांव का नाम दिया गया है, कालीकता, जो बाद में कोलकाता हो गया। तो तीनों गांवों के नाम हम देख लेते हैं, पता होना चाहिए। पहला है गोविंदपुर, दूसरा सूती ऐसा कुछ है, और फिर है कालीकता। यही कालीकता जो है बाद में कलकत्ता हो जाता है, ठीक है। इनकी जमींदारी ये ले लेते हैं। तो जो व्यापार करने के लिए आए थे ना ओनली, लेकिन जमींदारी ले ली। जमींदारी मतलब क्या, उस जगह पर इनका राजस्व वसूलने जैसा छोटा मोटा अधिकार टाइप हो गया ना, तो शुरू हो रहा है इनका अधिकार करना। तो इस तरीके से ये ले लेते हैं। और फिर दूसरा क्या लेते हैं कि भाई जो हमारे औरंगजेब हैं उनसे ये एक फरमान लेते हैं। कैसा फरमान, कि भाई हम व्यापार तो करेंगे लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे। औरंगजेब से फरमान, औरंगजेब फरमान लेंगे। कैसा फरमान, शुल्क मुक्त व्यापार। ऐसा ये फरमान ले लेते हैं कि भाई जैसे टैक्स देना होता है, ये बाहर के हैं, विदेश के हैं, तो व्यापार करेंगे तो शुल्क जो लगता है वो नहीं देंगे, बिना शुल्क का। ऐसा फरमान ले लिया। अब फरमान तो ले लिया, लेकिन क्या हुआ कि ये लोग उसका यूज़, जैसे कंपनी के लिए था ना फरमान, तो कंपनी के अलावा जो जैसे कंपनी में जो लोग थे वो पर्सनल चीज़ें खरीद के और उसे बेचेंगे, तो वो पर्सनली भी इस फरमान को यूज़ करने लगे। इसका क्या हुआ, दुरुपयोग। अधिकारी निजी तौर पर भी प्रयोग करने लगे। तो अब ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, राजस्व कम हो रहा है। तो सोचो बंगाल के जो नवाब हैं, बंगाल के नवाब कौन है, मुर्शिद कुली खान। अब इनको बुरा नहीं लगेगा क्या, ऐसे ही ये आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फरमान वहाँ से लेके आ गए। और दूसरा जो गैर तरीके से भी कर रहे हैं, जैसे कंपनी के लिए था ना, लेकिन फिर भी वो पर्सनली भी उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इनको बुरा नहीं लगेगा। तो अब ये जो इनको बुरा लग रहा है, ये बात अब देगी जन्म किसको, युद्धों को। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध क्यों होता है, इनका बेस बन रहा है, देखो। तो इनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। तो अब हमारा बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है कि भाई व्यापार कैसे युद्धों में बदल जाता है, व्यापार से युद्धों तक। तो व्यापार है, अब वो युद्धों में कैसे चला गया, अंग्रेजों के लड़ाइयाँ होने लग गई। भाई आए तो व्यापार के लिए और शुल्क वगैरह दे नहीं रहे कुछ, तो यहाँ के शासक जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है, व्यापार से युद्धों तक। मुर्शिद कुली खान के बाद यहाँ के शासक होते हैं मुर्शिद कुली खान, वो तो विरोध कर ही रहे हैं।
लेकिन लड़ाई इनकी किसके साथ होगी, वो हमारे आएंगे तीसरे नंबर के शासक। इनके बाद आते हैं अली वर्दी खान। ये लोग तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन फिर आते हैं सिराजुद्दौला। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला को ये लोग हटाना चाहते हैं कि भाई जो शासक हो वो हमारी बात माने। कठपुतली नवाब, कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी वांटेड कठपुतली नवाब। समझे, कठपुतली नवाब यानी कि उन्हें ऐसा शासक चाहिए जो उनके इशारों पर चले, उनकी बात माने इस तरीके से, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता रहे। तो ये इन्हें हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर बिठाना चाहते थे। ये बात इन्हें पता चली तो इन्होंने कंपनी को बोला कि वो पर्सनली मामलों में दखल अंदाजी ना करें, और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई कंपनी बराबर शुल्क दे, बराबर शुल्क किसका, व्यापार का, और दूसरा सिक्के ढालने से मना कर दिया। अब देखो ये इनके सिक्के भी डालना चाह रहे थे, तो कंपनी को सिक्के ढालने से मना कर दिया। और कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। क्या कि राजस्व में कमी हो रही है। अब सब चीज़ों के लिए इन्होंने मना कर दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। तो अब कंपनी को गुस्सा आएगा कि भाई ना तो ये शुल्क बंद कर रहे हैं, सिक्के भी नहीं ढालने दे रहे, तो कंपनी ने गुस्सा किया कि भाई नहीं, बिना शुल्क दिए तो कंपनी व्यापार कर, शुल्क बंद नहीं करे तो कंपनी आराम से व्यापार नहीं कर सकती है। और इधर सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच टकराव हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, इनके बीच टकराव। अब टकराव हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, अपना प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला शासक कब बनते हैं, वो बनते हैं 1556 में, 1656 नहीं 1756 में। टकराव किसके बीच में हो रहा है, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। 1756 में ये शासक बनते हैं और अपना जो युद्ध होगा वो 1757 में होगा, ये याद रख लेना है। तो 1756 में शासक बनते हैं और अब इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये मना कर रहे हैं और कंपनी को नहीं ऐसा चाहिए। तो अब क्या होगा कि सिराजुद्दौला को आएगा गुस्सा, कंपनी ने फर्जी ऐसे लिखे कि भाई नहीं, बिना शुल्क बंद करे तो ही व्यापार हो सकता है, और इस तरीके से विरोध किया। तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, उन्होंने किया अटैक। कहाँ पर, सिराजुद्दौला 30,000 सैनिकों के साथ इन्होंने कर दिया अटैक कि भाई तुम बहुत वो कर रहे हो। तो इनकी कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री पर इन्होंने हिम्मत दिखाई दी कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। फैक्ट्री पर अटैक कर दिया, अटैक करके फैक्ट्री को तो ताला लगा दिया और जहाज़ों को गिरफ्त में ले लिया। फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। और ये चले कलकत्ता की ओर। अब
कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की बात सुन के तो रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि बस अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब तो मुझे भी वो करना पड़ेगा। तो अब निकलेगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ आ जाता है प्लासी के मैदान में। प्लासी का मैदान क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर पलाश के फूल खिलते हैं, जो जिससे गुलाल बनाया जाता है, और पलाशी है उसका नाम, लेकिन ये अंग्रेज है, उनको बोलना नहीं आता है। जैसे ये वाराणसी को बनारस बोलते हैं, वैसे ही इन्होंने पलासी को प्लासी कर दिया, इस तरीके से। तो प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 में ये बैटल होती है इनके बीच में। अब हारता कौन है? सिराजुद्दौला हार जाते हैं। कारण हार किसकी हुई? सिराजुद्दौला की, ठीक है, सिराजुद्दौला। उसका कारण है, इनका है एक सेनापति, कौन? मीर जाफर। जब अपने दूसरी तरफ मिल जाते हैं तो उस टाइम शासक हार जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, इससे पूर्व जितने भी हमने पढ़े उनके सबके रीजंस यही है कि भाई अपने अंदर से कोई दूसरी साइड में मिल जाता है तो उस वजह से हार हो जाती है, ठीक है। तो मीर जाफर महाराणा प्रताप से ही हम देखते आ रहे हैं। तो मीर जाफर इधर मिल जाता है। अब सोचो क्यों मिला होगा? अपने को सेम ही कारण होते हैं कि उन्होंने बोला कि तुमको राजा बना देंगे, हमारी तरफ आ जाओ, मतलब अगला नवाब तुमको बना देंगे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया। तो इनकी हार हो गई। अब मिल गया तो इसको बना दिया शासक इन्होंने। किसके बाद? सिराजुद्दौला के बाद इनको हराया, और सिराजुद्दौला को हराया और बना दिया किसे? मीर जाफर को। अब इनको उनकी बात माने वैसा कठपुतली वाला नवाब चाहिए, तो किसको बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने। लेकिन अब ये मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, लेकिन कठपुतली की तरह चाहते थे ये लोग भी, ये लोग बोले वैसा करें, लेकिन इसको प्रजा की नज़र में भी तो अच्छा बनना है ना। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का कुछ काम नहीं बना कि नहीं ये भी सही नहीं है, बात नहीं मान रहा, तो इसको ये लोग हटा के बना देते हैं मीर कासिम को। इसके बाद किसको बनाएंगे? मीर कासिम को। अब कासिम जी को बनाया, लेकिन ये भी वही करेंगे, प्रजा के सामने तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, अच्छा राजा बनना पड़ेगा कि भाई हाँ नहीं अंग्रेजों का इतना नहीं वो सहयोग कर रहे हैं ऐसे। और उनको अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आया, इसको भी चलो हटाओ। कब हटाएंगे? बक्सर के युद्ध में, 1764 बक्सर युद्ध। इसमें मीर कासिम को भी हटा दिया। बक्सर का युद्ध सिर्फ इसके और इस अंग्रेजों के बीच में नहीं होता है, बक्सर के युद्ध में और भी कौन होते हैं? अवध के शुजा-उद-दौला, ये मीर कासिम और अंग्रेज, इन सब के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है ना। अभी के लिए ये देख लो कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हटा देते हैं, ठीक है। फिर मीर कासिम को हटा दिया। 1765 में अब कंपनी को लग रहा है कि भाई कठपुतली नवाब तो कुछ बात नहीं मान रहे, तो खुद गवर्नर बनना पड़ेगा, खुद गवर्नर बनना पड़ेगा, ऐसा इनको लगने लगा। 1765 में ही मुगल जो शासक है, इन्होंने मुगल बादशाह ने इनको क्या दे दिया? दीवानी दे दी। अब दीवानी मिल गई तो इनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मुगल बादशाह ने दीवानी। अब
दीवानी इन्हें दे दी तो इनकी इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब ये लोग जो यहाँ से चीज़ें खरीदते थे वो पैसा, जैसे इनके ब्रिटेन से ये लोग सोना और चांदी मंगवाते थे और उससे यहाँ चीज़ें खरीदते थे। अब क्या हुआ, दीवानी मिल गई तो इनको राजस्व मिलने लग गया, पैसा मिलने लग गया, तो उस पैसे से ये लोग चीज़ें खरीदने लगे और उन्हें ज़्यादा मात्रा में ब्रिटेन में बेचने लगे। तो क्या हुआ, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को राजस्व मिलने लगा। पुरानी समस्या सॉल्व हो गई। का निवारण हो गया। कैसी समस्या, चीजें खरीदने की, वस्तुएं खरीदने का धन प्राप्त होने लगा, ये इनको फायदे हो गए। ठीक है, अब क्या होने लग गया, इनको इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो क्या होगा कि ये खुद नवाब बन जाएंगे। अब नवाब कैसे बन जाएंगे, तो यहाँ इसको हटा के नवाब नहीं बनेंगे, नबोब बनेंगे ये। अब ये नबोब क्या है, क्या ये यहाँ के शासकों को उठा के खुद ही राजा बन जाएंगे? नहीं, नबोब कुछ और शब्द है। क्या, अंग्रेज नबोब बन बैठे। पहले ये समझना होगा कि भाई ये नवाब नहीं हो के ये नबोब क्या है। तो नबोब उन्हें बोला जाता था, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे यहाँ से भारत से बहुतायत में धन प्राप्त करके इंग्लैंड में जाकर आराम की जिंदगी जीने वाले अंग्रेजों को नबोब कहते थे। नबोब कहा गया। अब इन्हें बोल कौन रहा है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं, और वहाँ जो नाटक होते थे, उनके जो भी ड्रामा वगैरह, उनमें इनका मजाक उड़ाया जाता था, जैसे मजाक जैसे नॉर्मली। तो नबोब किन्हें बोला जा रहा है, जो यहाँ से पैसे ले जाके वहाँ आराम से ज़िंदगी बिताते थे, उन्हें नबोब कहा जाता था। अब हमारे यहाँ के नबोब कौन है, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है रॉबर्ट क्लाइव, नबोब हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर जाते हैं, ठीक है ना। नवाब रॉबर्ट क्लाइव जब ये यहाँ आते हैं भारत में 1743 में, जब उनकी एज होती है, इनकी एज होती है 18 साल, और जब यहाँ से जाते हैं 2 बार गवर्नर बनते हैं, और तब ये यहाँ से लेकर जाते हैं 1743 में यहाँ आते हैं, और कितने साल यहाँ पर रहते हैं, 1767 में। तो इनकी जो दौलत होती है वो क्या होती है, सुनना, 1 लाख वापस कहाँ जाते हैं, वापस ब्रिटेन। तो यहाँ से इनकी दौलत होती है 1,01,102 पौंड। इतनी इनकी दौलत यहाँ से लेकर ब्रिटेन जाते हैं।
तो देखो कितना पैसा यहाँ से इन लोगों ने ले लिया, ज़मीनें जब्त कर ली और इस तरीके से। तो इतना पैसा ये लेकर यहाँ से जाते हैं ब्रिटेन में, तो ये क्या कहलाएंगे वहाँ पे, नवाब। वहाँ पर ऐसो आराम की ये ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो 1772 में क्या क्या होता है, इनका काम क्या होता है वो देखो, दूसरी बार में इनका काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जब गवर्नर बनते हैं दूसरी बार, 2 बार गवर्नर बने, तो का काम था भ्रष्टाचार की देखरेख। लेकिन 1772 में ये खुद भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं, खुद भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं और बस जी लिया इन्होंने इतनी जिंदगी, इतने 1,04,102 पौंड इन्होंने कमा लिए। अब ये 1774 में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर ली, इन्होंने कर ली। ठीक है। तो ये देखा हमने किनके बारे में, नवाब के बारे में। अब बात आती है किसकी, कंपनी के फैलते हुए शासन की, कि भाई एकदम से कंपनी ने सारा साम्राज्य थोड़ी फैला दिया, उन्होंने संधियाँ करी। जैसे वो आगे हम देखेंगे कि भाई किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको अपने में मिला लो, कुशासन का नाम देखे, व्यपगत नीति और गोद नहीं ले सकते, इस तरीके से सहायक संधि। तो टॉपिक क्या है अपना, कंपनी का फैलता शासन। तो कंपनी ने अपनी सत्ता एक दिन में ऐसे स्थापित नहीं कर ली कि भाई सब कुछ अचानक से ले लिया। इन्होंने क्या किया, प्लासी के युद्ध के बाद यानी कि 1757 के बाद क्या किया, रियासतों में अपने रेजिडेंट स्थापित कर लिए। अब एक बार ये जीत गए ना तो अपने रेजिडेंट स्थापित कर लिए, रेजिडेंट तैनात कर दिए। अब ये जो रेजिडेंट थे वो क्या करते थे, उनसे ये डिसाइड करते थे, जैसे शासकों के वहाँ तैनात किया इन्हें कि भाई अगला राजा कौन बनेगा, शासन कैसे चलेगा, कोई काम कैसे होगा, सबका डिसीजन कौन लेने लग गए, ये रेजिडेंट। इनका काम क्या था देख लो, जैसे अगला राजा कौन होगा, शासन कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करने लग गई। तो एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले रही हैं चीज़ों को। फिर क्या होता है कि ये सहायक संधि नाम की चीज़ जो है वो थोप देते हैं किनके ऊपर, शासकों के ऊपर। अब सहायक संधि में ये लोग क्या करेंगे, सहायक संधि, इसमें क्या है कि शासकों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। मतलब ऐसा था कि उनकी सेना वो रखेंगे जब आवश्यकता होगी, जब अंग्रेज दे देंगे, और उसके लिए पैसा देना होता था किन्हें, शासकों को। ये अंग्रेज रखेंगे और भारतीय शासक जो इस बंदोबस्त को मानेगा वह शुल्क देगा। इतना ही नहीं,
जो शुल्क नहीं देगा उसकी ज़मीन को ये लोग हड़प लेंगे। तो करने लग गए ना ये अपना उस पर अधिकार। किस तरीके से, ये तो हो गया कि भाई सहायक संधि है क्या। अब जो शुल्क नहीं देता, जो शुल्क नहीं दे उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी जाती थी। और ऐसा किसके साथ हुआ? अवध के साथ हुआ। कब हुआ? अवध के साथ 1801 में। शुल्क न देने पर जमीन हड़प ली गई। अवध के साथ कुशासन भी होगा कि वही शासक नहीं है तो वो नहीं ले सकते, इसे अपने में मिला लेंगे। वो चीज़ें आगे आएगी, वो हम देखेंगे। जैसे आगे औरंगजेब, टीपू सुल्तान के बारे में, मराठों से जो लड़ाई हुई उनके बारे में। बाकी जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर बड़ा है तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि भाई कैसे अंग्रेज यहाँ आते हैं व्यापारिक कंपनी का नाम लेकर, और धीरे धीरे वो पहले ज़मींदारी खरीदते हैं और फिर जो शासक होते हैं उनसे शुल्क मुक्त व्यापार करने का करते हैं। फिर वो शासकों को बुरा लगता है, उनसे लड़ाइयाँ कर लेते हैं और धीरे धीरे वो अपने बिल्कुल शासकों से सहायक संधियाँ कर रहे हैं और उन्हें अपनी सेना भी नहीं रखने दे रहे हैं, धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो ये हमने इस वीडियो में देखा, बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 में। तब तक कि इसको अच्छे से समझना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।